पुस्तक 9, उसकी प्रसिद्धि दुनिया को हिला देती है। अध्याय 49, रहस्यमय पहाड़ी गांव। सूरज आसमान में ऊंचा था। रेनॉल्ड्स उस समय एक बहुत बड़े पहाड़ पर पैदल यात्रा कर रहा था। मुझे अब तक अराजक भूमि में प्रवेश कर जाना चाहिए था। 10 दिनों की भागदौड़ के बाद रेनॉल्ड्स को खुद भी ठीक से पता नहीं था कि वह कितनी दूर तक चला था। रेनॉल्ड्स आमतौर पर उस दिशा में चल पड़ता था जो सबसे वीरान दिखती थी। अगर उसे दूर से शहर दिखाई भी देते तो वह उनमें प्रवेश नहीं करता था। जिस पहाड़ पर रेनॉल्ड्स अब पैदल यात्रा कर रहे थे वह बहुत बड़ा था और बहुत अधिक भूमि पर फैला हुआ था। काफी देर पैदल चलने के बाद रेनॉल्ड्स एक पर्वत शिखर पर पहुंचे और चारों ओर देखने लगे। अचानक उन्हें पता चला कि इस विशाल पर्वत के बीचों बीच एक छोटा सा पहाड़ी गांव बसा हुआ है। रेनॉल्ड्स ने अपने सूखे फटे होठों को चाटा। मुट्ठी भर लंबी रतन की बेलें पकड़कर वह पहाड़ के बीचों बीच बसे उस छोटे से पहाड़ी गांव में उतरने लगे। इस छोटे से पहाड़ी गांव में लोग रहते थे। जब उन्होंने रेनॉल्ड्स को अंदर आते देखा तो वे उत्सुकता से उसकी ओर देखने लगे। स्पष्टतः उन्हें आगंतुक बहुत कम ही मिलते थे। इस छोटे से पहाड़ी गांव में काफी लोग थे। अपनी आंखों देखी बातों के आधार पर रेनॉल्ड्स ने अंदाजा लगाया कि यहाँ कई हजार लोग होंगे। यहाँ एक खुली हवा में बनी सराय भी थी जो काफी साधारण थी। रेनॉल्ड्स वहां गए और तुरंत बैठ गए और बोले, 2 कप पानी, फिर कुछ बर्तन और एक बोतल शराब। लेकिन जैसे ही वह बैठा रेनॉल्ड्स ने कुछ नोटिस किया। ये जगह, रेनॉल्ड्स का दिल कांप उठा। उसे अचानक पता चला कि यहाँ हर एक व्यक्ति किसी विशेषज्ञ की आभा बिखेर रहा था। रेनॉल्ड्स जितना बता सकता था उसके अनुसार यहाँ 6ठी और 7वीं श्रेणी के कई योद्धा थे और 8वीं श्रेणी के योद्धा भी, और साथ ही कुछ शक्तिशाली जादूगर भी। योद्धा नहीं, जादूगर, और बेहद शक्तिशाली। यार, तुम यहाँ कैसे पहुँच गए? एक गंजा आदमी शराब की एक बोतल और 2 कटोरे लेकर आया। आओ पीते हैं। रेनॉल्ड्स को अब एहसास हुआ कि यह पहाड़ी गांव कोई साधारण जगह नहीं थी। उसने तुरंत जवाब दिया, मैं रोहॉल साम्राज्य की सीमा पार से आया था। मैं अराजकतावादी भूमि में प्रवेश करने की योजना बना रहा था। मैंने किसी भी मुख्य सड़क का इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि पहाड़ों के बीच से उत्तर की ओर पैदल ही आगे बढ़ा। जब भी कोई नदी मिलती मैं तैरकर आगे बढ़ता। जब भी कोई पहाड़ मिलता मैं पैदल ही आगे बढ़ता। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इस पहाड़ से होते हुए मैं इस छोटे से पहाड़ी गाँव में पहुंच जाऊंगा। गंजे आदमी ने सिर हिलाया और हंसा, तो बात यही है। कोई आश्चर्य नहीं, हमारे गांव के पास कोई सड़क नहीं है और यह पहाड़ बेहद वीरान है। आमतौर पर हम 8-10 साल तक बिना किसी बाहरी व्यक्ति को देखे ही रह जाते हैं। एक और आदमी हंसता हुआ वहां आया। रेनॉल्ड्स की चिंता बढ़ती जा रही थी। उसके सामने खड़े दोनों व्यक्ति बहुत शक्तिशाली थे, संभवतः 7वें या 8वें स्थान पर। आखिर ये जगह क्या है? यहाँ इतने सारे विशेषज्ञ क्यों हैं? रेनॉल्ड्स मन ही मन सोच रहा था। इन दोनों लोगों के साथ शराब पीते और बातें करते हुए रेनॉल्ड्स को पता चला कि इस रहस्यमयी पहाड़ी गांव के लोग बाहरी दुनिया से पूरी तरह कटे हुए नहीं थे। दरअसल वे बाहरी दुनिया के बारे में बहुत कुछ जानते थे। राजकुमारी मोनिका मेन नी का आ रही हैं, गंजे आदमी ने अचानक कहा। कई लोग एक तरफ देखने लगे और रेनॉल्ड्स भी। उसने देखा कि लंबे हरे हरे बालों वाली एक खूबसूरत युवती एक नौकरानी के साथ रास्ते में दूसरे गांव वालों का गर्मजोशी से स्वागत करते हुए आगे बढ़ रही थी। इस खूबसूरत महिला को देखकर रेनॉल्ड्स तुरंत दंग रह गया। वह खूबसूरत चेहरा, वह दोस्ताना मुस्कान, फूलों के बीच अक्सर मौज मस्ती करने के बावजूद रेनॉल्ड्स पूरी तरह से मंत्रमुग्ध और मोहित महसूस कर रहे थे। मुझे लगता है मुझे वह स्थान मिल गया है जहां मुझे होना चाहिए था। प्लेबॉय रेनॉल्ड्स ने कई युवा कुलीन महिलाओं के साथ संबंध बनाए थे, लेकिन एक भी ऐसी नहीं थी जिसने उसका दिल जीत लिया हो। यही वजह थी कि वह अब तक अविवाहित था। लेकिन इस रहस्यमयी पहाड़ी गांव की इस लड़की का एक अनोखा आभा मंडल था जिसने रेनॉल्ड्स का दिल दहला दिया। मोनिका नाम की लड़की ने रेनॉल्ड्स की तरफ देखा। रेनॉल्ड्स को तुरंत पता चल गया कि मोनिका की साफ आंखों में जेड की चमक थी। वह किसी महान आत्मा जैसी लग रही थी, बेहद आकर्षक। मोनिका हंसी और उससे बोली, नमस्ते बाहरी व्यक्ति। रेनॉल्ड्स तुरंत अपने पैरों पर खड़ा हो गया और बड़ी शिष्टता से बोला, सुंदर राजकुमारी मोनिका, मेरा नाम रेनॉल्ड्स है। मोनिका की नजर अचानक रेनॉल्ड्स के बाएं हाथ पर पड़ी। उसने आश्चर्य से मुंह खोला, फिर रेनॉल्ड्स की तरफ देखा। तुम्हारे हाथ को क्या हुआ? इसे किसी ने घायल कर दिया था? रेनॉल्ड्स ने सहजता से कहा। मोनिका तुरंत उसकी ओर बढ़ी। अपना हाथ आगे बढ़ाओ। रेनॉल्ड्स ने कोई सवाल नहीं पूछा और तुरंत अपना बायां हाथ आगे बढ़ा दिया। उन स्टील के चिमटों से जो घाव हुआ था उसे देखकर दिल दहल जाता था। मोनिका के होंठ हल्के से हिलने लगे और थोड़ी देर बाद रेनॉल्ड्स के बाएं हाथ में प्रकाश के अनगिनत कण किसी मृगतृष्णासी निहारिका की तरह प्रवेश कर रहे थे। रेनॉल्ड्स स्पष्ट रूप से महसूस कर पा रहे थे कि उनके बाएं हाथ का घाव तेजी से भर रहा है और उसमें से 2 नई उंगलियां निकल रही हैं। पलक झपकते ही रेनॉल्ड्स का बायां हाथ एकदम सही स्थिति में आ गया, मानो उसे कभी चोट लगी ही न हो। ये रेनॉल्ड्स चौंक गया और उसने मोनिका नाम की युवती को आश्चर्य से देखा। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि मोनिका नाम की यह युवती एक हल्की फुल्की जादूगरनी है और बेहद ताकतवर भी। उसकी ताकत रेनॉल्ड्स से जरा भी कम नहीं थी। जब रेनॉल्ड्स ने मोनिका के चेहरे पर एकाग्रता देखी तो उसका दिल तुरंत जोर से धड़कने लगा। रात हो गई थी। सूरज पश्चिम में डूब रहा था और आसमान में लाल आग जैसे बादलों की भरमार थी। पहाड़ी गांव के पास घास पर रेनॉल्ड्स और मोनिका साथ साथ टहल रहे थे। रेनॉल्ड्स ने मोनिका के खूबसूरत चेहरे को देखा और उसके मन में एक सुकून का एहसास हुआ। वह इस रहस्यमयी पहाड़ी गांव में 1 महीने से भी ज्यादा समय से रह रहा था।
पहाड़ी गांव में किसी ने भी उसे वहां से चले जाने का सुझाव नहीं दिया था। पहाड़ी गांव में 1 महीने के प्रवास के दौरान रेनॉल्ड्स को पता चला कि यहाँ के ज्यादातर ग्रामीण कभी पहाड़ी गांव से बाहर नहीं गए थे। केवल एक बहुत छोटा प्रतिशत ही कभी कभार बाहरी दुनिया की यात्राएं करता था। जब वे लौटते थे तो बाहरी दुनिया की घटनाओं के बारे में दूसरे ग्रामीणों को बताते थे। मोनिका सिर्फ 20 साल की थी, लेकिन वह पहले से ही 7वीं रैंक की लाइफस्टाइल जादूगर थी। प्रतिभा के मामले में वह रेनॉल्ड्स से भी बेहतर थी। वह रेनॉल्ड्स से भी ज्यादा प्रतिभाशाली थी। मैं ऐसे नहीं रह सकता। मुझे अपने माता पिता और तीसरे भाई को बताना है कि मैं जिंदा हूँ। रेनॉल्ड्स अपने दोस्तों और परिवार से मिलना चाहता था, लेकिन मोनिका का उस पर आकर्षण बहुत ज्यादा था और मोनिका के लिए यह अजनबी रेनॉल्ड्स बहुत कुछ जानता था। जब भी वह उससे बात करती, मोनिका को बाहरी दुनिया के बारे में बहुत कुछ पता चलता। रेनॉल्ड्स बातचीत करने में माहिर थे। मोनिका जब भी उनके साथ होती तो बहुत खुश रहती। अगर मैं हमेशा मोनिका के साथ रहूं तो कितना अच्छा होगा। रेनॉल्ड्स का दिल आशा से भर गया। मिस मोनिका। अचानक उनके पीछे से एक आवाज आई और एक चांदी जैसे बालों वाला अधेड़ उम्र का आदमी उनकी ओर बढ़ा। रेनॉल्ड्स चौंक गया। उसने इस आदमी को अपनी ओर आते नहीं देखा था। जाहिर है वह आदमी बेहद ताकतवर था। अंकल मिलर, माइल। जब मोनिका ने अपना सिर घुमाया और छोटे चांदी के बालों वाले इस अधेड़ उम्र के आदमी को देखा तो वह तुरंत हंस पड़ी। मिलर का चेहरा सरल और ईमानदार था। रेनॉल्ड्स की ओर देखते हुए वह मोनिका की ओर दोस्ताना अंदाज में हंसा। मिस मोनिका, देर हो रही है। आपकी माँ आपके घर जाकर खाना खाने का इंतजार कर रही हैं। मोनिका ने सिर हिलाया, फिर रेनॉल्ड्स की ओर मुस्कुराई। बड़े भाई रेनॉल्ड्स, मैं अभी घर जा रही हूँ। फिर मिलते हैं। रेनॉल्ड्स भी मुस्कुराए और सिर हिलाया। मोनिका के जाने के बाद मिलर ने रेनॉल्ड्स को घूरा। बाहरी बच्चे, तुम कुछ समय से हमारे पहाड़ी गांव में हो। अब तुम्हें कोई फैसला लेना होगा। पसंद। रेनॉल्ड्स को आश्चर्य हुआ। मिलर ने शांति से सिर हिलाया। चूंकि तुम हमें ढूंढ पाए हो, इसका मतलब है कि नियति तुम्हें यहाँ ले आई है। अब तुम्हारे पास 2 विकल्प हैं। पहला, हमेशा के लिए हमारे पहाड़ी गांव में रहो और हमारे गांव वालों में से एक बन जाओ और कभी यहाँ से न जाओ। दूसरा, तुरंत चले जाओ और फिर कभी अंदर न आओ। तुम्हारे पास सिर्फ 2 विकल्प हैं। अगर तुम हमारी बात नहीं मानोगे तो तुम जरूर मर जाओगे। इन ठंडे, शांत शब्दों ने रेनॉल्ड्स के दिल को झकझोर दिया। हमेशा के लिए छोड़ दूं या फिर कभी पहाड़ी गांव से बाहर न जाऊं? रेनॉल्ड्स कोई भी विकल्प नहीं चुनना चाहते थे। मिस्टर मिलर, रेनॉल्ड्स ने जल्दी से कहा, मैं जो जानता हूं उसके आधार पर क्या गांव में कुछ लोग ऐसे नहीं हैं जो कभी कभार बाहर जाते हैं? मिलर ने उसकी तरफ देखा, फिर हंसा। सच है, हमारे पहाड़ी गांव में एक सालाना प्रतियोगिता होती है। इस प्रतियोगिता में जो भी शीर्ष 10 में आता है उसे गांव छोड़कर बाहरी दुनिया की सैर करने की इजाजत होती है। लेकिन तुम्हारी मौजूदा ताकत को देखते हुए तुम हमारे शीर्ष 100 में भी नहीं आ सकते। शीर्ष 10 की तो बात ही छोड़ो। रेनॉल्ड्स बहुत चिंतित थे। हालांकि मैं अभी रैंकिंग में जगह नहीं बना सकता, लेकिन भविष्य में शायद बना लूं। रेनॉल्ड्स ने अपना फैसला पहले ही कर लिया था। मिस्टर मिलर, मैंने इस गांव का सदस्य बनने का फैसला किया है। हालांकि रेनॉल्ड्स अपने माता पिता से बहुत प्यार करता था, लेकिन जब वह सेना में था तो अक्सर 1-2 साल तक अपने माता पिता से नहीं मिल पाता था। जब तक उसके माता पिता को पता था कि वह जीवित है, यही मायने रखता था। भविष्य में उसे उनसे मिलने का मौका मिलेगा। इसमें कोई खास समस्या नहीं होनी चाहिए। रेनॉल्ड्स को पता था कि उनके माता पिता निश्चित रूप से 1 या 2 शताब्दी तक जीवित रह सकते हैं। लेकिन मोनिका, रेनॉल्ड्स को चिंता थी कि अगर वह चला गया तो उसे जीवन भर इसका पछतावा होगा। मिलर ने हल्के से सिर हिलाया। गांव में आपका स्वागत है। याद रखना, बिना इजाजत के आपको गांव छोड़ने की इजाजत नहीं है। अगर पता चला कि आप गए हैं तो आपको जरूर मौत के घाट उतार दिया जाएगा। चाहे कुछ भी हो, बेहतर होगा कि आप हमारे गांव की ताकत पर कोई शक न करें। मिलर तुरंत मुड़ा और जाने के लिए तैयार हो गया। मिस्टर मिलर, रेनॉल्ड्स ने जल्दी से कहा। मिलर ने उसकी ओर मुड़कर देखा। क्या है? रेनॉल्ड्स ने पूछा। जब गांव के अन्य लोग चले जाएं तो क्या वे संदेश पहुंचाने में मेरी मदद कर सकते हैं? मिलर ने सिर हिलाया। हाँ, वे ऐसा कर सकते हैं। हालांकि आप गांव के बारे में कोई भी जानकारी नहीं दे सकते। 2 दिन में मैं गांव छोड़ दूंगा। अगर आपके पास कोई संदेश है तो मैं उसे पहुंचाने में आपकी मदद कर सकता हूं। रेनॉल्ड्स को खुशी का एहसास हुआ और उन्होंने जल्दी से कहा, लॉर्ड मिलर, जब आप गांव से निकलें तो कृपया डॉसन कॉन्ग्लोमरेट की किसी भी शाखा में जाएं और उन्हें बताएं कि मैं, रेनॉल्ड्स डंस्टन, मरा नहीं हूं। अभी मैं खुशी से जिंदा हूं और मुझे उम्मीद है कि मेरे दोस्त और परिवार वाले मेरे बारे में चिंतित नहीं होंगे। डॉसन कॉन्ग्लोमरेट। मिलर ने उसकी ओर देखा, फिर सिर हिलाया। लॉर्ड मिलर, रेनॉल्ड्स को अचानक कुछ समझ आया। क्या आपने अभी नहीं कहा था कि वार्षिक टूर्नामेंट में केवल शीर्ष 10 खिलाड़ियों को ही यात्रा करने की अनुमति है? ऐसा क्यों है कि आप जब चाहें जा सकते हैं? मिलर ने उसकी तरफ देखा। एक बार जब तुम मेरी शक्ति के स्तर पर पहुंच जाओगे तो तुम जब चाहो तब जा सकते हो। ये कहते हुए मिलर एक ही झटके में रेनॉल्ड्स के सामने से अचानक गायब हो गया। रेनॉल्ड्स का दिल सदमे से भर गया। ये गति वाकई बहुत डरावनी थी। महामहिम, वह रेनॉल्ड्स बहुत शक्तिशाली नहीं है, लेकिन ऐसा लगता है कि मिस मोनिका को ऐसा लगता है। मिलर सम्मानपूर्वक एक तरफ खड़ा था, जबकि एक सुंदर, सुसंस्कृत दिखने वाला मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति, जिसके लंबे काले बाल थे, पत्थर की कुर्सी पर बैठा था, आराम से शराब पी रहा था। वह सभ्य अधेड़ आदमी शांति से हंसा। मोनिका जिसे चाहे पसंद कर सकती है, उसे मजबूर मत करो। रेनॉल्ड्स का गांव में ही रहना चुनना कम से कम हिम्मत तो दिखाता है।
लेकिन मैडम, मिलर ने कहा। वह सभ्य अधेड़ उम्र का आदमी हंसा। हाँ, इस बारे में तो मैं भी कुछ नहीं कर सकता। अगर उस रेनॉल्ड्स को सचमुच मेरी बेटी पसंद आ गई है तो मैं बस यही कह सकता हूँ कि वह खूब मेहनत करे, वरना वह मेरी पत्नी की भी बात नहीं मान पाएगा। कल जब तुम अंधेरे के जंगल में जाओ तो सावधान रहना। अंधेरे के जंगल के राजा को नाराज मत करना। उस शालीन अधेड़ उम्र के आदमी ने मिलर की तरफ देखा। हाँ महामहिम, मिलर ने आदरपूर्वक कहा। अगली सुबह एक धुंध अचानक तेज रफ्तार से पहाड़ी गांव से दूर निकल गई। पलक झपकते ही वह आसमान को चीरती हुई उत्तर की ओर तेज रफ्तार से उड़ गई। उसकी गति लिनली की पूरी ड्रैगन फॉर्म की गति से भी कहीं ज्यादा थी। लगभग 1 घंटे बाद वह धुंध अंधेरे के जंगल में पहुंच गई। आश्चर्यजनक गति कम हो गई और ऊपर से मिलर ने नीचे देखा। ब्लैकडेथ सिटी अंधेरे के जंगल के काफी करीब, उससे लगभग 50 किलोमीटर दूर स्थित था। मिलर उस समय माउंट ब्लैकरिवन के ठीक ऊपर था। हालांकि वह तेज गति से उड़ रहा था, फिर भी उसे नीचे से आती हुई पवन जैसी ऊर्जा का एक शक्तिशाली प्रवाह महसूस हो रहा था। क्या कोई और भी है जो पवन के नियमों का प्रशिक्षण लेता है? मिलर की आंखें चमक उठीं। मिलर भी पवन के नियमों का अध्ययन कर रहे थे। उन्होंने माउंट ब्लैकरिवन का ध्यानपूर्वक निरीक्षण किया और गहरे नीले रंग का वस्त्र पहने एक मानव आकृति देखी जिसके हाथ में बैंगनी रंग की तलवार थी। वह मानव आकृति माउंट ब्लैकरिवन में कई जगहों पर आश्चर्यजनक रूप से तेज गति से लगातार टिमटिमा रही थी। उसकी समझ का स्तर बहुत बढ़िया है। सदियों बाद मैंने किसी और पवन शैली विशेषज्ञ के साथ अभ्यास किया है। मिलर का दिल मचल उठा। वह तेज गति से नीचे उतरा। अब तक लिनली ने इस मानव आकृति को तेज गति से आसमान से नीचे उड़ते हुए देखा था। मिलर सीधे माउंट ब्लैकरिवन पर एक पेड़ की चोटी पर उतरे। पेड़ की चोटी पर खड़े होकर उन्होंने पास में लगे लिनली को घूरा और जोर से हंसे। मैं मिलर हूँ। मैं भी पवन के नियमों का छात्र हूँ। मेरे दोस्त, क्या तुम मुझसे प्रतिस्पर्धा करने को तैयार हो? पुस्तक 9, उनकी प्रसिद्धि दुनिया को हिला देती है। अध्याय 50, लिनली और ओलिविया। लिनली ने पेड़ की चोटी पर खड़े आदमी को देखा। उसके छोटे चांदी जैसे बाल उसे बहुत ऊर्जावान और निडर बना रहे थे। हवा में लहराता उसका नीला लबादा उसे चुस्त और आकर्षक बना रहा था। एक विशेषज्ञ, लिनली को लग रहा था कि इस चांदी के बालों वाले आदमी की शक्ति उसकी अपनी शक्ति से कम नहीं थी। मैं लिनली हूँ। लिनली ने अपनी पहचान छिपाने की कोशिश नहीं की। लिनली, ओ, ब्रांड साम्राज्य का लिनली, मिलर ने आश्चर्य से कहा, लेकिन फिर हंस पड़े। मैंने बहुत समय पहले सुना था कि ओ ब्रांड साम्राज्य में एक 27 वर्षीय प्रतिभाशाली व्यक्ति है जिसने एक मूर्तिकार, एक जादूगर और एक योद्धा के रूप में उपलब्धियों के ऊंचे स्तर को छुआ है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आज मैं तुमसे मिल पाऊंगा। तुम हेडसन के बराबर थे। मैं, मिलर, तुम्हारे साथ मुकाबला करना चाहता हूँ, भाई। लिनली को भी मिलर के बारे में बहुत अच्छी राय थी। मिलर खुले और सीधे व्यक्ति थे, ठीक उसी प्रकार के व्यक्ति थे जिन्हें लिनली पसंद करती थी। बहुत अच्छा, फिर मैं तुम्हारे साथ एक अच्छा मुकाबला लड़ूंगा, भाई मिलर। इतना लंबा प्रशिक्षण लेने के बाद लिनली भी किसी विशेषज्ञ के साथ एक अच्छा मुकाबला खेलना चाहता था। शायद उसे अचानक कोई समझ मिल जाए। लिनली ने अपने ऊपरी शरीर को ढंके गहरे नीले रंग के वस्त्र को उतार दिया और उसे नंगा कर दिया। और फिर लिनली के शरीर पर काले शल्कों ने तेजी से अपना रंग जमाना शुरू कर दिया और उसके माथे, रीढ़, कोहनी और घुटनों पर वे भयंकर कांटे उभर आए। ये देखकर मिलर की आंखें चमक उठीं। ड्रैगन ब्लड वॉरियर, हाँ, मैं इसके बारे में काफी समय से सुन रहा हूँ। लिनली का शरीर नीले काले युद्धक्यू की घूमती हुई परत से ढकने लगा। ब्लड वायलट को अपने हाथों में लिए लिनली ने मिलर की ओर देखा। आओ। मिलर ने हाथ छटकते ही कहीं से एक चांदी जैसी सफेद तलवार निकाली। जोर से हंसते हुए उसने कहा, लिनली, तुम्हें सावधान रहना होगा। मेरी तलवारबाजी की ताकत हेडसन के हमले से ज्यादा कमजोर नहीं है। मिलर पूरे आत्मविश्वास से बोला। लिनली मन ही मन चौंक गया। लिनली अच्छी तरह जानता था कि हेडसन का वर्ल्ड ब्रेकर हमला कितना शक्तिशाली था। सावधान, मिलर जोर से चिल्लाया, फिर उसका शरीर हवा में उछला और तुरंत लिनली के बगल में आ गया। पैरों की एक तेज किक के साथ लिनली तेजी से पीछे की ओर कूदा, लेकिन मिलर की लंबी तलवार अभी भी लिनली के पल्स गार्ड डिफेंस से टकरा रही थी। पलक झपकते ही लिनली कई 100 मीटर दूर एक बड़े पेड़ के ऊपर प्रकट हो गया। कितनी अविश्वसनीय गति! लगता है मुझे विंडशेडो मंत्र का इस्तेमाल करना होगा। इस बातचीत से लिनली को तुरंत समझ आ गया कि हवा के गति पहलू को समझने के मामले में वह इस आदमी से कमतर है। लिनली ने विंडशेडो जादू के शब्दों का जाप करना शुरू कर दिया। मिलर थोड़ी देर के लिए रुका और अपनी चांदी की तलवार को अभी भी पकड़े हुए लिनली के विंडशेडो जादू के पूरा होने का इंतजार कर रहा था। लिनली के ऐसा करते ही मिलर फिर से तेज गति से लिनली की ओर बढ़ा। लिनली, मुझे अपना आखिरी वार दिखाओ। फुश फुश। लिनली का शरीर भी उतनी ही तेज गति से हिल रहा था। इस समय गति के मामले में दोनों बराबरी पर थे और उन्होंने चकमा देते हुए तेज गति से हमला किया। हमलावर मिलर की ओर लिनली ने अपने हाथ के एक झटके से रिपलन विंड तकनीक का इस्तेमाल किया और पल भर में अनगिनत बैंगनी तलवारों की नोकें मिलर के पूरे शरीर पर वार करने लगीं। बहुत बढ़िया, मिलर जोर से हंसा और अचानक चांदी सफेद लंबी तलवार ने धीरे धीरे उसके सामने एक चक्र खींच दिया। हालांकि यह धीमा लग रहा था, लेकिन असल में लिनली के लहरदार हवा के हमले मिलर पर पड़ने से पहले ही उस चक्र ने उन्हें तहस नहस कर दिया था। लिनली मन ही मन खुश हुआ। क्या मिलर ने हवा के किसी बेहद धीमे पहलू का प्रशिक्षण लिया है?
तेज लेकिन धीमी गति से चलना। तथाकथित धीमा और तेज सिर्फ गति के बारे में नहीं थे, ये समझ के एक उच्चतर स्तर के बारे में था। उदाहरण के लिए, हालांकि मिलर का हमला धीमा लग रहा था, लेकिन वास्तव में ये लिनली की रिपलिंग विंड तकनीक से जरा भी धीमा नहीं था। मिलर, मेरा एक और हमला स्वीकार करो, लिनली जोर से चिल्लाया। लिनली और मिलर लगातार चकमा दे रहे थे। पेड़ के पत्तों पर हर हल्की सी थपकी के साथ दोनों तुरंत तेज गति से दिशा बदल सकते थे। अचानक माउंट ब्लैकरिवन के ऊपर हवा में दोनों एक बार फिर टकरा गए। लिनली की स्वप्न सी रक्त बैंगनी तलवार मानो अत्यंत तेज गति और अत्यंत धीमी गति दोनों को समेटे हुए थी और इन दो विपरीतताओं को एक संपूर्ण रूप में समेटे हुए थी। बहुत बढ़िया, मिलर ने आश्चर्यचकित होकर खुशी से ऊंची आवाज में कहा। मिलर की तलवार की गति अचानक बेहद धीमी हो गई, मानो उसका वजन 10 खरब पाउंड हो और वह मुश्किल से हिल पा रही हो। लिनली को अंदाजा हो गया था कि विरोधी की तलवार की चाल कितनी सुस्त हो गई थी, लेकिन उसकी रक्तबैंगनी तलवार इस तलवार को भेदने में असमर्थ रही। धमाका, दोनों तलवारें टकराईं। लिनली को ऐसा लगा जैसे अचानक तेज रफ्तार से किसी 10 खरब पाउंड वजनी चीज ने उसे टक्कर मार दी हो। उसका शरीर कांप उठा और पास की पहाड़ी चट्टानों से टकराकर पहाड़ के बीचों बीच जा टकराया। चट्टानों पर अब एक मानव आकार की सुरंग दिखाई दे रही थी। फुश, थोड़ी देर बाद लिनली वापस उड़कर बाहर आई। मिलर बेहद उत्साहित था। लिनली, तुम्हारी तलवारबाजी धीमी और तेज, दो बिल्कुल विपरीत पहलू। यह मिलर को लगा जैसे उसके मन में एक रोशनी सी जग गई हो, मानो उसे अचानक कुछ एहसास हो गया हो। लिनली भी बेहद हैरान और खुश था। लिनली को अपने होठों के कोने से बहते खून की लकीर की भी परवाह नहीं थी। वह बस उस तलवारबाजी के बारे में सोच रहा था जो उसके प्रतिद्वंदी ने अभी अभी इस्तेमाल की थी। मिलर ने मेरे रिपलिंग विंड हमले का बचाव एक ऐसी तकनीक से किया जो हवा की तरह कोमल थी, लेकिन उसने जो तकनीक इस्तेमाल की थी वह बेहद शक्तिशाली थी। केडसन की वर्ल्ड ब्रेकर तकनीक से जरा भी कम नहीं। अगर मुझे थ्रोबिंग पल्स ऑफ द वर्ल्ड के बारे में कुछ अतिरिक्त जानकारी न मिली होती तो शायद मैं बुरी तरह घायल हो जाता। वह तलवारबाजी तकनीक पवन के नियमों के धीमे पहलू के एक रूपांतर से ली गई थी। उस पल ऐसा लगा जैसे अंतरिक्ष ही जम गया हो। लिनली को अब भी साफ साफ याद था कि उस तलवार का सामना करते हुए उसे कैसा लगा था। वह तलवार इतनी धीमी गति से चल रही थी मानो उसका वजन 10 खरब पाउंड हो, लेकिन मानो अंतरिक्ष भी जम गया हो। लिनली ने साफ साफ महसूस कर लिया था कि उसके प्रतिद्वंद्वी की तलवार बेहद धीमी थी, लेकिन इस तथ्य के बावजूद कि उसकी अपनी तलवार बेहद तेज थी, उस पल में वह किसी भी तरह उसके प्रतिद्वंद्वी की तलवार से तेज नहीं थी। मिलर और लिनली दोनों के चेहरे पर आश्चर्य और खुशी के भाव थे। वे हवा में खड़े होकर मुस्कुरा रहे थे। अपने विचारों से उबरकर दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा और मुस्कुरा दिए। जाहिर है दोनों को कुछ गहरी समझ मिल गई थी। लिनली, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि दो विपरीत पहलू एक दूसरे की मदद के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं। तुमने सचमुच मेरी मदद की है। मिलर थोड़ा उत्साहित था। दरअसल उस रहस्यमयी पहाड़ी गांव में उसके किसी भी दोस्त ने पवन के नियमों का प्रशिक्षण नहीं लिया था, इसलिए वे उसकी मदद नहीं कर पाए। लिनली ने भी धन्यवाद कहा। मिलर, मैं सोच रहा था कि धीमे और तेज पहलू का विश्लेषण कैसे जारी रखूं और उन्हें कैसे प्रशिक्षित करूं। आपने मुझे ये भी स्पष्ट रूप से समझने में मदद की है कि मुझे ये कैसे करना चाहिए। जहां तक हवा के नियमों के बारे में मेरी समझ का सवाल है, मेरे पास आपको दिखाने के लिए कोई गहरी समझ नहीं है। चलो अभी यहीं रुकते हैं। आप क्या कहते हैं? लिनली ने सलाह दी। मिलर ने होंठ भींच लिए। लिनली, संकोच मत करो। मुझे पता है कि तुम्हारा असली सबसे शक्तिशाली हमला एक भारी तलवार से होता है। माना जाता है कि हेडसन के बेहद मजबूत बचाव के बावजूद वह तुम्हारे हाथों बुरी तरह घायल हो गया। आओ मुझे भी एक कोशिश करने दो, मिलर ने उम्मीद से कहा। लिनली थोड़ा हिचकिचाया। एक बार पृथ्वी के गहन सत्य का प्रयोग किया गया तो ये बहुत खतरनाक होगा। इससे उसकी जान भी जा सकती है। कोई बात नहीं लिनली, बस आ जाओ। मुझे अपने सबसे शक्तिशाली आक्रमण का स्वाद चखा दो। मेरा बचाव बेहद मजबूत है। मिलर आत्मविश्वास से हंसा, ये देखकर कि वह आदमी कितना आश्वस्त था और उसने लिनली से बार बार हमला करने का अनुरोध किया था। लिनली ने सिर हिला दिया। साथ ही लिनली ने मन बना लिया था कि वह पृथ्वी के गहन सत्यों का 100 परतीय तरंगों वाला हमला करेगा। वह 138 परतीय तरंगों की अपनी सीमा तक नहीं जाएगा। उसके प्रतिद्वंद्वी ने जो शक्ति दिखाई थी उसे देखते हुए वह 100 परतीय तरंगों का सामना करने में सक्षम होना चाहिए। माउंट ब्लैकरिवन के ऊपर हवा में लिनली और मिलर एक दूसरे के सामने खड़े थे। लिनली अब अदम्य भारी तलवार चला रहा था। आओ, मिलर ने थोड़े उत्साह से कहा। मिलर, सावधान। ये कहते हुए लिनली अचानक मिलर की ओर बढ़ा, जिससे एक भयानक ध्वनि उत्पन्न हुई। मिलर वहीं खड़ा रहा, अपनी चांदी जैसी लंबी तलवार को लापरवाही से अपने सामने धीरे धीरे लहराता रहा। अंतरिक्ष एक बार फिर जम गया। लिनली की अदम्य भारी तलवार फुर्ती और हल्के से नीचे की ओर गिरी। एक चांदी जैसी लंबी तलवार जो बहुत हल्की थी, लेकिन उसका वजन 10 खरब पाउंड लग रहा था। एक अदम्य भारी तलवार जो बहुत भारी थी, फिर भी बहुत फुर्ती और खूबसूरती से चलती हुई लग रही थी। जैसे ही अदम्य भारी तलवार उस चांदी की लंबी तलवार के पास पहुंची, वह जमे हुए स्थान में फंस गई। दो तलवारें एक दूसरे से टकरा गईं। बूम! पृथ्वी के गहन सत्य
100 स्तरित तरंगें। लिनली को ये देखकर आश्चर्य हुआ कि जब वे कंपन तरंगें उस स्थिर स्थान से गुजरीं तो उसकी शक्ति तेजी से कमजोर होने लगी। जब तक वे वहां से गुजरीं और मिलर के शरीर में प्रवेश किया तब तक उनकी आधी से ज्यादा शक्ति खत्म हो चुकी थी। लेकिन इसके बावजूद मिलर की आंखें चमक उठीं। उसका पूरा शरीर अचानक ऊर्जा की लहरों से घिर गया, लेकिन इसके बावजूद उसके होंठों के कोने से खून की एक बूंद निकल आई। वह हैरानी से लिनली को घूरने लगा। लिनली, तुम्हारा हमला वाकई अजीब है। मेरा बचाव बहुत खास माना जा सकता है, लेकिन तुम्हारा हमला। जब विशेषज्ञ युद्ध करते थे तो उन्हें गति, रक्षा और आक्रमण में कुशल होना पड़ता था। अगर वे किसी एक क्षेत्र में कमजोर होते तो वे खुद को खतरे में पाते। मिला का बचाव भी बहुत विशेष था। जैसे ही उसने अपने शरीर में ड्रैगन ब्लड बैटल क्यू का संचार किया, लिनली के घाव तेजी से भरने लगे, लेकिन वह हैरानी से मिला को देखता रहा। मिला, तुम्हारी वह तलवार, मुझे लगता है कि उसने अंतरिक्ष को ही बदल दिया है। अंतरिक्ष के बदलने के कारण ही लिनली के कंपन आक्रमण उससे गुजरते समय इतने कमजोर हो जाते थे। मिला हंसे। ये सचमुच जगह बदलने का कारण बनता है। मैं इसे स्पष्ट रूप से नहीं समझा सकता। जब आप इस पहलू पर गहरी समझ हासिल कर लेंगे तो आप इसे स्वाभाविक रूप से समझ जाएंगे। लिनली ने अपने मानव रूप में वापस आते हुए थोड़ा सिर हिलाया। ठीक है, तो लिनली, आज तुमसे मिलकर और तुमसे दोस्ती करके मुझे बहुत खुशी हुई। अगर तुम कभी मुझे ढूंढना चाहो तो तुम अनार्कटिक लैंड्स के दक्षिणी छोर पर आ सकते हो। वहाँ एक अपेक्षाकृत प्रसिद्ध शहर है जिसे साउथ माउंट सिटी के नाम से जाना जाता है। साउथ माउंट सिटी से लगभग 100 किलोमीटर दक्षिण में एक बड़ा पहाड़ है और उस पहाड़ के भीतर एक छोटा सा पहाड़ी गांव है। मैं वहीं रहता हूँ। मिला हंसा। लिनली ने प्रशंसा में सिर हिलाया। जब मैं खाली होऊंगा तो जरूर जाऊंगा। मेरे कई अच्छे दोस्त और मेरे स्वामी भी वहीं रहते हैं। अगर आप वहां आकर अभ्यास करेंगे तो आप भी जल्दी सुधार करेंगे। मिला ने गर्मजोशी से कहा। अंधकार के जंगल में मेरा कुछ काम है। मुझे अभी आपसे विदा लेनी होगी। मिला को अलविदा कहने के बाद लिनली ने देखा कि मिला तेजी से उत्तर की ओर अनंत अंधकार के जंगल में उड़ गया। फिर लिनली हंसा और एक छलांग लगाकर पास के एक सपाट पत्थर पर जा गिरा। वह उस पत्थर पर ध्यानमग्न मुद्रा में बैठ गया और उस युद्ध के दौरान विभिन्न गहन रहस्यों पर प्राप्त अंतर्दृष्टियों पर मनन करने लगा। यूलान महाद्वीप के उत्तर में असीम उत्तरी सागर था। उत्तरी सागर के उत्तर में आर्कटिक हिमखंड था। आर्कटिक हिमखंड अत्यंत विशाल था, पूरे यूलान महाद्वीप से कई गुना बड़ा। हालांकि वहां रहने वाले कुछ शक्तिशाली जादुई जानवरों के अलावा लगभग कोई निवासी नहीं था। आर्कटिक हिमखंड अत्यंत कठोर बर्फ से बना था। हूश, ठंडी हवाएं बर्फीले चाकुओं की तरह ग्लेशियरों को चीरती हुई बर्फ के टुकड़े टुकड़े कर रही थीं। आर्कटिक हिमखंड बेहद ठंडा और बेहद खतरनाक था। शक्तिशाली योद्धाओं के लिए भी यहाँ रहना बहुत मुश्किल होता। हालांकि इस कठोर वीरान वातावरण में कुछ विशेषज्ञ जरूर थे जो यहाँ चुपचाप रहते थे। हजारों मीटर ऊंचे एक हिमखंड के नीचे 2 विशेषज्ञ तेज रफ्तार से युद्ध में उलझे हुए थे। उनमें से एक ओलिविया था और उसका प्रतिद्वंद्वी एक हट्टा कट्टा लेकिन दुबला पतला छोटे छोटे जैड जैसे बालों वाला क्रूर दिखने वाला आदमी था। क्रूर दिखने वाला यह आदमी गहरे सुनहरे रंग के एक जोड़ी बॉक्सिंग दस्ताने के अलावा और कुछ नहीं पहने हुए था। फुफ, प्रकाश की छाया चमकती हुई ओलिविया क्रूर दिखने वाले आदमी के ऊपर हवा में प्रकट हुआ। फिर उसने अपनी तलवार से नीचे की ओर वार किया। क्रूर दिखने वाले उस आदमी ने इस हमले को चकमा दिया और फिर तुरंत ओलिविया पर अपने पैर से जोरदार प्रहार किया। पैर की सतह पर हवा का एक स्पष्ट किनारा दिखाई दे रहा था और वह ओलिविया पर किसी युद्ध तलवार की तरह वार कर रहा था। हवा का वह किनारा लिनली की टेम्पोज ऑफ द विंड तकनीक से निकले हुए ब्लेड से कहीं ज्यादा स्पष्ट था। बूम, इस लात से ओलिविया और उसकी तलवार दोनों उड़ गए और जमी हुई कठोर जमीन पर गिरकर बुरी तरह टूट पड़े। धमाका, बर्फीली जमीन फट गई और दर्जनों बड़ी बड़ी दरारें पड़ गईं। ओलिविया ने मुंह भर ताजा खून जमीन पर उगल दिया। ओलिविया, क्या तुमने लॉर्ड रदरफोर्ड ला सी फू डे को चुनौती देने की हिम्मत की? तुम मुझे हरा भी नहीं सकते। आर्कटिक आइसकैप में तुम सबसे निचले पायदान से ज्यादा कुछ नहीं हो। खूब मेहनत करो, क्रूर दिखने वाले आदमी ने ठंडे स्वर में कहा और फिर वह तेज गति से आसमान में उड़ गया और हजारों मीटर ऊंचे उस विशाल हिमखंड में गायब हो गया। ओलिविया एक बार खांसा, फिर खड़ा हो गया। हिमखंड की ओर देखते हुए उसने कहा, अगली बार मैं तुम्हें जरूर हरा दूंगा। और फिर ओलिविया का शरीर टिमटिमाया, फिर बर्फीली जमीन से गायब हो गया।